तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे जो प्रक्रम होते हैं उनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जैव प्रक्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त नहीं होती है वह संचित होती है। तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 होता है, और ये जो होता है पादपों में मंड के रूप में या स्टार्च भी इसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मंड जो है इस रूप में संचित रहती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती है। यानी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पूरी होती हैं। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोश की है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी जो है एक कोश के जीव होते हैं। एक कोश के जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीवधारी जिनका शरीर एक कोशिका के द्वारा बना होता है उन्हें हम एक कोश के जीव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीताकृमि आदि किससे पोषण प्राप्त करते हैं। तो सभी को मालूम है कि ये लोग जो है किसी दूसरे जीव पर रहते हैं, लेकिन उनको वो मारते नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पौधों और जंतुओं को बिना मारे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा है। तो चलन अंग का मतलब जिसके द्वारा वो गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमाभ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। यानी पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके पश्चात जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली प्रथम घटना है। तो सभी को मालूम है कि सबसे पहले क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, यानी क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑक्सीजन जो है वो जल से मुक्त होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं हरित लौह की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी भी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया अभी हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। इसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। अब इस क्वेश्चन को जो है अधिकांशतः लोग गलत कर देते हैं, आवश्यक पूछा जा रहा है। तो सभी को मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है ये उत्पन्न होती है, यानी रिलीज होती है। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में पादप निम्न खाद्य पदार्थ बनाते हैं। तो पादप पौधों में किस प्रकार से भोजन बनता है, तो सभी को मालूम है मंड या स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंड। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो सभी को मालूम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल जो होता है या वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया क्या होती है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के दो अणुओं का निर्माण ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और यह क्रिया जो है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान से देखने वाला कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनता है एटीपी तथा NAD.2H, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और साथ में जो है कमेंट में अपना आंसर भी दीजिएगा, जिससे ये भी हो जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन तैयार हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अप्रकाशित अभिक्रिया होती है। अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो अप्रकाशित अभिक्रिया जो है हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाशित अभिक्रिया होती है। प्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाशित अभिक्रिया जो है हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक के ग्रेना भाग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लार ग्रंथ से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि लार ग्रंथ से निकलता क्या है, स्रावित क्या होता है। तो लार स्रावित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लार। इन सभी प्रश्नों के आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, जिससे जो है आसानी से और याद हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। और लार में जो है एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। अच्छा, दो और भी होते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर लिखकर भेजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टायलिन हो जाएगा। यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि अमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है। अब अमाशय जो होता है यह, इससे जो है भोजन कहाँ जाता है? सीधे छोटी आंत में जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर भेजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होती है उसको संचित किया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खाए गए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि जीवों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं। यानी जो उपयोग किए जाते हैं जैव उत्प्रेरक के रूप में, तो एंजाइम होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो मानव की जो अमाशय होती है इसमें जो है एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये जो है पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर किस आकार के रसांकुर होते हैं। तो छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है यहाँ पर कुछ उंगली नुमा या उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम विलाई कहते थे, यानी रसांकुर कहते थे। तो आंसर नंबर ए द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, और बाकी जो ए डी ई दिए गए हैं ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आहार नाल में भोजन अधिकांशतः कहाँ पचता है। अब यहाँ पर इसका दूसरा भी क्वेश्चन है कि आहार नाल में भोजन सबसे देर कहाँ पर रहता है। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत में जो है सबसे ज़्यादा देर तक भोजन का पाचन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो यकृत से पित्त रस जो है ये कौन प्राप्त करता है? तो छोटी आंत प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि घास खाने वाले प्राणियों की छोटी आंत होती है। तो जो घास खाते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है ये प्रायः लंबी होती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लंबी, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे स्क्रीन पर कि मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है और इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अमाशय से छोटी आंत में भोजन जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यानी अमाशय से छोटी आंत में भोजन जाता है तो किसके द्वारा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइलोरिक अवरोधनी के द्वारा। यानी जो अमाशय का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो बहुत पतला होता है, सकरा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आग्नेयासिक रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो आग्नेयासिक रस में जो है एमाइलेज और लाइपेज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज और लाइपेज। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि मानव अमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? तो ये जो है इसका सही आंसर, अमाशय में जानते हो कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसका प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? तो अम्लीय वातावरण में जो है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नहीं, पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि यकृत किस रस का स्राव करता है? तो यकृत के द्वारा पित्तरस बाइल जूस का स्राव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्तरस। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि पित्तरस संचित कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि पित्ताशय। यानी जो पित्तरस होता है वो बनता किसके द्वारा है? ये यकृत के द्वारा बनता है। और संचित कहाँ रहता है? पित्ताशय में रहता है। अधिकांशतः लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आग्नेयासिक रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो आग्नेयासिक रस के द्वारा जो है किसका स्राव होता है? तो ये जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों का पाचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। स्ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। तो स्ट्रिप्सिन जो होता है ये जो है लाइपेज का दूसरा नाम है। लाइपेज को ही कहा जाता है और लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा। इस क्वेश्चन का अधिकांशतः लोग जो है प्रोटीन लगा देते हैं क्योंकि बताया जाता है कि सिन जिसमें आवाज़ आती है वो लोग प्रोटीन का पाचन करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिप्सिन जो है ये लाइपेज का ही दूसरा नाम है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वही क्वेश्चन सेम हो गया है कि स्ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तब इसको आप सही लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इससे जो है आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे स्क्रीन पर कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना कहलाता है। तो सभी को मालूम है कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण जो होता है वो श्वसन कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे स्क्रीन पर कि किसके निर्माण होने से हमारे पेशियों में खिंचाव हो जाता है? तो हमारे शरीर में जब लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो हमारे पेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, दर्द महसूस होती है और थकान का अनुभव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एट लास्ट में जो है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, जिससे हम आपकी जो तैयारी है उस पर और अच्छे से बेहतर से कार्य कर सकें। आशा करता हूँ दोस्तों
कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पहले चैप्टर से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह कौन प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कूपिका। जो कूपिकाएँ होती हैं वो गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है। तो मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? रुधिर को लाल रंग देता है और साथ ही साथ क्या करता है? ये जो है श्वसन वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का और कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो रुधिर का परिवहन होता है या ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है उसमें भी सहायता करता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कौन सी गैस? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये गैस अलग होती है। अच्छा, मिलती कौन सी गैस है? ऑक्सीजन में गैस मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या ना होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। अभी हमने बात की कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का श्वसन वर्णक होता है और इसी के कारण क्या होता है? जो हमारा रुधिर होता है ये लाल रंग का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो हमने पिछले क्लास यानी क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है कि ऊर्जा की जो मुद्रा होती है वो हम किसको कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा हम एटीपी को कहते हैं। किसको कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। अच्छा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पादपों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पत्तियों से। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। यानी जो अशुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ जाता है? तो अशुद्ध रुधिर जो है सबसे पहले फेफड़ों में जाता है, जहाँ पर रुधिर क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और यहीं पर रुधिर क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम ऑक्सीकृत रुधिर को ही हम शुद्ध रुधिर कहते हैं। तो शुद्ध रुधिर कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अभी हमने बताया कि फेफड़ों में चला जाता है, जहाँ पर क्या होता है? रुधिर ऑक्सीकृत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रुधिर शुद्ध कौन करता है? कौन करता है? फेफड़ा करता है। अगर गुर्दा कहा जाए, किडनी कहा जाए, तो रुधिर को क्या करता है? छानने का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन से सिरे में या कौन सा सिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो सभी को मालूम है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा होती है उसमें जो रुधिर होता है वो कैसा बहता है? वो शुद्ध बहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया को, जो हानिकारक अमोनिया होती है, इसको यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य लीवर करता है, यकृत करता है। ये हमने यकृत के कार्य में पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जल स्थल चर तथा सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो अगर हम जल स्थलचर की बात कर लें या फिर सरीसृप की बात कर लें, इनका जो हृदय होता है वो 3 भागों में या 3 कोष्ठकों में विभाजित रहता है। इनमें 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं।
जो मछली का हृदय होता है, नहीं जो मछली होती है, मछली जो है पेशीज वर्ग में आती है और इसमें जो है 2 होते हैं कक्ष। कितने होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जो मनुष्य होता है इसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सभी को मालूम है 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? तो दायां अलिंद, दायां निलय और बायां अलिंद और बायां निलय, ये 4 कक्ष होते हैं मानव के हृदय में। ठीक है, अगर अभी तक आपने जो है इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसमें भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो देखा होगा कि जब बीपी नापा जाता है तो जो उसमें 120 होता है वो प्रकुंचन दाब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, यानी 120 mmHg होता है। अच्छा, mmHg क्या होता है? तो ये पारे के दाब के बराबर होता है, माना गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुशीतलन दाब पूछा गया, तो बीपी का मान 2 लिख के आता है। एक लिखा होता है 120/80 लिखा होता है, तो 80 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 80 mmHg हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि वायवीय श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन होता है। जो वायवीय श्वसन प्रक्रम होता है इसमें जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन होता है, वो किसकी उपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसकी भित्ति मोटी होती है। हमने पढ़ा है कि धमनियां जो होती हैं इनकी भित्ति प्रायः मोटी होती है। मोटी होने के साथ साथ ये कैसी होती है? लचीली भी होती है। और इनमें रुधिर कैसा बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। तो 3 फैक्ट हमको पता चल गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको शरीर से जब बाहर निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। अभी हमने पहले बात की थी हीमोग्लोबिन की। अच्छा, हीमोग्लोबिन के स्थान पर हम हीम शब्द भी लिखा मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीम हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीम के कारण होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादप किस तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। तो जो पौधे होते हैं इनमें जो प्रोटीन और अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, इसमें एक पदार्थ तत्व यूज किया जाता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादप फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सभी को मालूम है कि जो ये मैग्नीशियम, लोहा वगैरह वगैरह ये सब प्राप्त करते हैं, ये पौधे जो है मिट्टी से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर यहाँ पर कह रहा है केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं तो वो उसका सही आंसर प्रियांश हो जाएगा। लेकिन साथ में ऐड कर दिया कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन भी लिखा है। केवल प्रोटीन के बने होते हैं वो प्रियांश होते हैं, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल भी ऐड कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस, यानी वायरस जो होते हैं वो बने होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, न्यूक्लिक अम्ल नहीं, यहाँ पर जो है होना चाहिए केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो केवल प्रोटीन के क्या बने होते हैं? प्रियांश बने होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है
कि मनुष्य में जो वृक्क होता है इसका कार्य क्या होता है। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। क्या होता है, उत्सर्जन करना, यानी जो मल मूत्र बनता है और इस शरीर से बाहर निकालना जाता है। ये मल मूत्र बनाता कौन है, तो एक किडनी होती है। अच्छा, किडनी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में वृक्क का कार्य होता है। क्वेश्चन ये भी डबल हो गया है। अभी हमने बताया कि वृक्क क्या होते हैं, ये प्रमुख या मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, यानी दो होती है। कहाँ पाए जाते हैं, तो शरीर में उदर गुहा में पार्श्व की ओर स्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं। तो जो यूरिया होती है या यूरिक अम्ल जो होता है ये रुधिर से कहाँ अलग होता है, तो ये किडनी में अलग होता है। यही से क्या होता है कि ये अलग कर दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि पित्त रस का स्राव होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करता है कि पित्त रस का स्राव कहाँ होता है। अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, पित्त का संबंध पित्ताशय से जोड़कर यहाँ पर पित्ताशय लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पित्त रस का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पित्त रस का स्राव होता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अब अगर हम बात करते हैं कि पित्त रस संचित कहाँ रहता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय। यानी निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, लेकिन यह संचित कहाँ रहता है, तो पित्ताशय करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जाइलम उत्तरदायी होता है। हमने एक ट्रिक पहले भी आपको बता रखी है कि ज फॉर जाइलम और ज फॉर जल होता है, यानी जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जल का संवहन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादपों में फ्लोएम के लिए उत्तरदायी कौन है। तो ज फॉर जाइलम बताया था, फा फॉर फ्लोएम और फा फॉर फूड हमने बताया। फूड माने होता है भोजन। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है, भोजन का संवहन, या यहाँ पर हो सकता है भोज्य पदार्थों का संवहन मिल सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन का संवहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादपों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होता है। वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया कि जल और खनिज लवण, भाई जल में ही तो खनिज पदार्थ घुले होते हैं, और इसका काम कौन करता है, ये काम कौन करता है, तो ये जाइलम का कार्य होता है कि ये क्या करता है, जल और खनिज पदार्थों को लेकर आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जाइलम। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अवशोषित जल एवं घुलित लवण किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो जो अवशोषित जल होता है और जो उसमें घुले हुए लवण होते हैं, वो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है रसारोहण नाम होता है। और ये रसारोहण के द्वारा क्या होता है कि पौधों की पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसारोहण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी सीधी सी बात कह रहा है कि रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो अगर आप द्वार कोशिकाओं की बात करते हैं तो ये रंध्रों में इनकी संख्या प्रायः 2 होती है। ठीक है, हमने देखा था सेम के बीज के आकार की या काजू जैसी संरचनाएं होती थी, उन्हीं को हमने क्या कहा था, द्वार कोशिकाएं कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। अगर हम बात करते हैं मनुष्य में कुल दांतों की संख्या, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब यही से एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो है ये एक कैसा प्राणी होता है, दांतों से रिलेटेड। तो हम बता देंगे कि मनुष्य एक प्रकार का द्विबारदंती होता है, यानी इसमें क्या होता है, जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो जो मनुष्य में दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या 20 होती है, 20 होती है।
और इसके पश्चात जब ये गिर जाते हैं तो इसके पश्चात जो दांत निकलते हैं तब जाकर टोटल 32 होते हैं। ठीक है, तो इनको हम अस्थायी दांत भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फ्लोएम क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण तो करता है, लेकिन वो भोजन किस रूप में स्थानांतरित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि ये जो होते हैं, जो फ्लोएम, ये भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में करता है। किसके रूप में करता है, सुक्रोज के रूप में। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपापचयी व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। भाई उपापचयी जो क्रिया होती है उसके पश्चात जो हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, व्यर्थ पदार्थ बनते हैं, इनको निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है। अब जो ग्लूकोज होता है उसका पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है, तो ये क्रिया कहाँ होती है, ये क्रिया कहाँ होती है, तो ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन अगर हम ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पूछे कहाँ होती है, तो ये होती है कोशिका द्रव्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया एटीपी डॉट NADP.2H का निर्माण होता है। तो ये कहाँ होता है, अगर पी दिया गया है यानी फास्फेट दिया गया है, तो ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है, यानी पावर हाउस जिसे कहते हैं, सेल ऑफ पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत पहले पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP प्राप्त होते हैं। तो जब ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है तो 38 ATP बनते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38 ATP। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस श्वसन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है, और इसके द्वारा कितने अणु ATP के बनते हैं, तो ये बनते हैं 38। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अणु ATP के या ऊर्जा सर्वाधिक ऊर्जा किस श्वसन से प्राप्त होती है, तो ऑक्सी श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी श्वसन जो होता है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, इसके पश्चात जो होता है कि उत्पाद के रूप में एल्कोहल किस में बनता है, तो अनाक्सी श्वसन जो होता है इसके पश्चात इसका अंतिम उत्पाद जो होता है एथिल एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ है जो श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा करने के लिए होते हैं। तो जो श्वसनीय पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ यानी C6H12O6 जो था वो श्वसन के दौरान उसका क्या हो रहा था, उसका ऑक्सीकरण हो रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा अनाक्सी श्वसन के लिए सही नहीं है। पहला दिया गया पायरुवेट को ईस्ट की सहायता से एथेनॉल और CO2 में बदल जाना। अच्छा, सही बात है। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है, गलत है किण्वन। तो इसका मतलब हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन को हम जूम आउट करते हैं फिर से। हम इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ध्यान से देख लेते हैं। चौथा दिया गया था किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है, बिल्कुल सही। यानी पहला और डी यानी फर्स्ट और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये देख लेते हैं। फर्स्ट और डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है। अभी इस क्वेश्चन की हमने बात की थी, कौन होता है, कौन करता है, कूपिकाएँ करते हैं। कौन करता है, कूपिकाएँ करते हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर बात की जा रही है कि आदान प्रदान कौन करता है। ठीक है, वहाँ पर था कि सतह कौन प्रदान कर रहा है, सतह कूपिकाएँ देती हैं, लेकिन जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो
कौन जिम्मेदार होता है, तो वो जो है ब्रोंकाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देगा कि वायु कोश किन कोशिकाओं से बना होता है, तो सल्की जो हो कोशिका होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो सल्की कोशिकाएं होती हैं, सल्की उपकलाएं जो होती हैं, इनके द्वारा वायु कोश का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्वास नली की लंबाई होती है, तो श्वास नली जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि जो श्वास नली होती है इसकी लंबाई करीब 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? तो दायां फेफड़ा जो होता है वो 3 पिंडों में लगभग बटा होता है, और अगर हम बाएं फेफड़े की बात करते हैं तो वह 2 पिंडों में विभाजित रहता है। ठीक है, अब क्यों होता है, अगर और अधिक जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँचे और वहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है? फिर से वही क्वेश्चन डबल हो गया है। तो दायां फेफड़ा जो होता है वो कितने पिंडों में बटा होता है? आप इस पर जो है रिवीजन भी कर सकते हैं। 3 भागों में बटा होता है। अच्छा, फेफड़ों का कार्य क्या होता है? तो फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन जो होती है वो रुधिर में मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो रुधिर का थक्का बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो थ्रोम्बिन होती है ये आवश्यक है, क्योंकि थ्रोम्बिन क्या करती है, ये रुधिर का थक्का बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बिन। ठीक है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। जो शुद्ध रुधिर होता है उसको शरीर के सब भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये जो है महाशिरा करती है, सिरा करती है, महाधमनी करती है, नयनरनाली करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महाधमनी। हमने नाम सुना था दैहिक महाधमनी। तो दैहिक महाधमनी होती है शुद्ध रुधिर को शरीर के समस्त भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन ले जाती है? पुनः डबल क्वेश्चन हो गया। अभी हमने क्वेश्चन की बात की थी, आप रिवीजन कीजिए और इस पर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? महाधमनी। क्या नाम बताया था हमने? दैहिक महाधमनी। ठीक है, दैहिक महाधमनी जो होती है वो क्या करती है? शुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप मुरझा जाते हैं? कि क्या कारण होता है? पहला देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन की कमी होती है। जी नहीं, वाष्पोत्सर्जन तो बहुत होता है। प्रकाश संश्लेषण की कमी, ये भी नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता से, जी हाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की अधिकता से क्या होता है, जो पौध की पत्तियां होती है मुरझा जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि में नाइट्रोजन अपशिष्ट का उत्सर्जन नाइट्रोजन गोलिकाओं के रूप में होता है। किस में होता है? तो हमने देखा जो सर्प होते हैं, यानी जो सरीसृप वर्ग होता है, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है वो नाइट्रोजन गोलिकाओं के रूप में किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरीसृप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सहायक उत्सर्जी अंग है। सहायक उत्सर्जी अंग कौन से हैं? फेफड़े हैं, त्वचा है, ये सभी हैं, यकृत है, तेल ग्रंथि है। तो ये जितने भी दिए गए हैं, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी जो है उत्सर्जी अंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सभी। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण हमने पहले भी बात की है कि मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। और यूट्यूब चैनल जल्द ही महामैराथन क्लास आएगी, इसलिए इन वीडियोज़ को पहले अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद।